शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को कोटि कोटि नमन करते हुए संविधान निर्माता, भारत रत्न, बोधिसत्व, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी सम्मानित भाइयों और बहनों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं लखनऊ से संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष, जिसे लिखा है नानक चंद्र रत्तू जी ने, इसका अध्याय 8वां, नए दल का गठन, मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ और ये दूसरा वीडियो है जिसे मैं बनाने जा रही हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से सुने। एक आंदोलन किस प्रकार राजनीतिक दल बन जाता है। भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1886 में हुई थी। 1947 तक इसने स्वतंत्रता के लिए एक आंदोलन के रूप में कार्य किया। प्रारंभ में इसके कोई निश्चित लक्ष्य नहीं थे। इसकी शुरुआत केवल अच्छी सरकार की मांग को लेकर हुई थी। कुछ समय बाद इसने अपना उद्देश्य बदल दिया। इसने इसे स्वशासन की संज्ञा दी। राजनीतिक चिंतन ने स्वशासन को दो रूपों में बांट दिया: एक, स्वतंत्र अधिराज्य की अवस्था, और दो, पूर्ण स्वतंत्रता। स्वतंत्र अधिराज्य का आशय था कि राजा के प्रति निष्ठावान होना। पूर्ण स्वतंत्रता का आशय था कि राजा के प्रति कोई निष्ठा नहीं। कुछ समय तक भारतीय कांग्रेस स्वतंत्र अधिराज्य के लिए सहमत थी, पर केवल थोड़े समय के लिए ही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में बेहद नाटकीय ढंग से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया, उसने 1947 में प्राप्त कर लिया। इस समय तक कांग्रेस एक सेना की तरह थी, जिसका लक्ष्य एक विदेशी शासन के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध था, न कि संसदीय लोकतंत्र चलाना। ये देखते हुए मिस्टर गांधी ने अत्यंत बुद्धिमत्ता से ये सलाह दी कि कांग्रेस भंग कर दी जाए और एक नए दल का गठन पार्टी लाइन के आधार पर हो, जो शासन चलाए। पर दल के नेता शासन की बागडोर हाथों में तुरंत ले लेने के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने मिस्टर गांधी की सलाह मानने से इनकार कर दिया। प्राय शांति स्थापित हो जाने के बाद लड़ने वाली सेना भंग कर दी जाती है। इसका साधारण सा कारण है कि युद्ध के समय भर्ती का मानक नीचा कर दिया जाता है और हर व्यक्ति, अच्छा बुरा तटस्थ, सबको शामिल कर लिया जाता है। भारत के मामले में फौज को भंग किया ही नहीं गया, उल्टे उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया। हमें 10 वर्षों के कांग्रेसी शासन का अनुभव हो चुका है। कोई भी कह सकता है कि इसकी प्रतिष्ठा कोई बहुत अच्छी नहीं है। समय आ गया है कि मिस्टर गांधी की राय को गंभीरता से लिया जाए। हम एक नए दल के गठन की ओर अग्रसर हैं, जो अपनी शुरुआत एक विपक्षी दल के रूप में करेगी। 2, संसदीय लोकतंत्र के सफलतापूर्वक कार्य करने की शर्तें। संसदीय शासन व्यवस्था बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से कार्य करती रहे, इसके लिए कुछ शर्तों का होना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, एक, लोकतंत्र अपना रूप बदलता रहे, हमेशा एक जैसा न रहे। 2, एक ही राष्ट्र में हमेशा एक सा लोकतंत्र न रहे। और तीसरा, लोकतंत्र केवल अपना स्वरूप ही न बदले, ये अपना प्रयोजन भी बदलता रहे। और आधुनिक लोकतंत्र प्रयोजन ये नहीं रहा कि वो मनमाने राजा पर अंकुश लगाए, बल्कि उसका प्रयोजन जन कल्याण है। ये लोकतंत्र के उद्देश्यों में विशिष्ट परिवर्तन है। उन्होंने लोकतंत्र को परिभाषित किया और लोकतंत्र के सफल संचालन की पूर्व शर्तों को भी परिभाषित किया। 3, संसदीय सरकार को विपक्षी दल की आवश्यकता क्यों होती है। शिक्षित जनता की राय के बिना संसदीय लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। सरकार और संसद दोनों को ठीक से कार्य करने के लिए जरूरी है कि वे जाने कि जनता की राय क्या है। इसको स्पष्ट करने के लिए ये बताना जरूरी है कि शिक्षा व प्रचार में क्या अंतर है। प्रचार की सरकार शिक्षा के प्रतिफल की सरकार से बिल्कुल भिन्न चीज है। प्रचार का अर्थ है मुद्दों का अच्छा पक्ष प्रस्तुत करना। शिक्षा के प्रतिफल की सरकार का अर्थ है मुद्दों के अच्छे व बुरे दोनों पक्षों को सुनकर समझकर बनाई गई सरकार। यदि ये जरूरी है कि जनता के समक्ष किसी भी मामले के अच्छे व बुरे दोनों पक्ष रखे जाएं, जिस पर संसद को कोई निर्णय लेना है, तो ये स्पष्ट है कि 2 दल होने ही चाहिए। एक अच्छाइयां पेश करेगा व दूसरा बुराइयां। एक ही दल होने पर तानाशाही के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। तानाशाही न आने पाए, इसके लिए 2 दलों का होना जरूरी है। ये बहुत गंभीर मामला है। लोगों का अच्छे कानून की तुलना में अच्छे प्रशासन से ज्यादा ताल्लुक होता है। कानून अच्छा हो सकता है, पर इसका अनुपालन बुरा हो सकता है। कानून का अनुपालन अच्छा हो या बुरा, ये इस बात पर निर्भर है कि अनुपालन के लिए नियुक्त अधिकारी को कितनी स्वतंत्रता है। जब केवल एक दल होगा, अधिकारी अपने राजनीतिक विभाग के मंत्री की दया पर निर्भर रहेगा। मंत्री का अस्तित्व मतदाताओं के खुश रहने पर निर्भर है, और ये प्रायः होता है
कि मंत्री अपने मतदाताओं को फायदा पहुंचाने के लिए अधिकारी को अनुचित कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। यदि विपक्षी दल होगा तो मंत्री का यह कार्यकलाप उजागर हो जाएगा और उसकी शरारतें रुक जाएंगी। अच्छे प्रशासन के लिए संभवतः अगली चीज ये है कि लोग बोलने की आजादी व रोके जाने से मुक्ति चाहते हैं। जब विपक्षी दल होगा तो बोलने और कार्य करने की आजादी होगी। ये आजादी खतरे में पड़ जाएगी यदि विपक्ष नहीं होगा, क्योंकि ये पूछने वाला कोई नहीं होगा कि किसी व्यक्ति विशेष को बोलने से और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से क्यों रोका गया। विपक्षी दल की आवश्यकता के ये आधार हैं। सभी देशों में जहां संसदीय शासन है, विपक्ष को राजनीतिक संस्था का दर्जा प्राप्त है। 4. दल क्यों होता है? उनकी परिभाषा के अनुसार पार्टी सेना की तरह होती है। इसमें निश्चित रूप से एक नेता, मुख्य सेनापति, 2 इसका एक संगठन होना चाहिए जिसमें लोगों की सदस्यता हो, जमीनी योजना हो और अनुशासन हो। इसके अतिरिक्त इसके सिद्धांत होने चाहिए, रणनीति होनी चाहिए और कार्य योजना होनी चाहिए। इसमें कूटनीति व रणनीति होनी चाहिए, यानी इसके पास योजना होनी चाहिए कि कब क्या करना है और अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। दल का उद्देश्य और लक्ष्य। रिपब्लिकन पार्टी के उद्देश्यों और लक्ष्यों को क्रियान्वित करने के लिए, जैसा कि इसकी प्रस्तावना में दर्ज है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व भाव व जनता की समस्याओं पर पार्टी का व्यवहार निम्न सिद्धांतों पर आधारित होगा। 1. ये सभी भारतीयों को कानून के समक्ष न केवल समान मानेगी बल्कि उसे समानता के लिए अधिकृत भी मानेगी। तदनुसार जहां समानता नहीं है वहां समानता के लिए उत्साहित करेगी और जहां ये नहीं है वहां स्थापित करेगी। 2. ये प्रत्येक भारतीय को स्वयं में अंतिम लक्ष्य मानेगी, जिसे अपने ढंग से अपना विकास करने का अधिकार होगा और राज्य उस लक्ष्य का साधन मात्र होगा। 3. ये प्रत्येक भारतीय की धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को बरकरार रखेगी। दूसरे भारतीयों या राज्य के हितों की रक्षा के लिए यदि आवश्यक हुआ तो उस पर अंकुश भी लगाएगी। 4. ये प्रत्येक भारतीय के समानता के अवसर के अधिकार को स्थापित करेगी और ये व्यवस्था भी देगी कि जो इन अवसरों से वंचित है उन्हें उन लोगों पर प्राथमिकता दी जाएगी जो ये अवसर पा चुके हैं। 5. ये राज्य को उसके इन दायित्वों के प्रति सदैव जागरूक रखेगी कि प्रत्येक भारतीय भयमुक्त हो और उसकी आवश्यकताएं पूरी हो। 6. ये स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व भाव बनाए रखने पर बल देती रहेगी और मनुष्य के बीच, वर्ग के बीच, राष्ट्र के बीच उत्पीड़न और शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष करती रहेगी। 7. ये शासन की संसदीय पद्धति के पक्ष में खड़ी रहेगी, क्योंकि व्यक्ति और जनता जनार्दन के हित के लिए ये सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है। प्रस्तावित आरपीआई को एक स्वरूप प्रदान करने और इसे शीघ्र शुरू कर देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर बहुत व्यग्रता से विभिन्न नेताओं से अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद निरंतर संपर्क व पत्र व्यवहार बनाए हुए थे। इनमें से सोशलिस्ट पार्टी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता व जयप्रकाश नारायण, महाराष्ट्र कांग्रेस के विपक्षी दल के मूर्धन्य और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के अग्रणी नेता आचार्य पी.के. अत्रे व एम.एस. जोशी व मुस्लिम नेता प्रमुख थे। ईसाइयों, सिखों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं से संपर्क करने के भी प्रयास जारी थे। तो साथियों, इसके आगे वीडियो मैं फिर बनाऊंगी, आप लोग इंतजार करें और मैं विदा आप चाहूंगी। जय भीम, जय संविधान।